स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए है और जो क्लास नंबर है वो है 10। इसके पहले 1 to 9 क्लासेज ऑलरेडी कराई जा चुकी हैं। तो अगर आईटीआई की फर्स्ट ईयर में आप पढ़ाई कर रहे हैं और किसी भी ट्रेड से हैं तो आपको ये क्लासेस जरूर देखनी चाहिए, आपके एग्जामिनेशन में काफी हेल्प होने वाली है। चलिए बात करें 1 to 9 की, तो आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट कैसे देखते हैं इसके पहले वाली वीडियो मैंने बताया, लेकिन पहले वीडियो में देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट चेक करना पड़ेगा। सिंपल है, यूट्यूब में सर्च कीजिए ग्लोबल आईटीआई, वहां पर होम वीडियोज प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे की तरफ देखेंगे टेलीग्राम का लिंक है, वेबसाइट का लिंक है। तो उसी में एक ऐसा भी लिंक है जिसमें लिखा होगा ऑल क्लासेस, है ना, ऑल क्लासेज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर। तो उस पर क्लिक करेंगे तो सीरियल वाइज आपको सब मिल जाएंगी। जो टॉपिक है वो चल रहा है डिजिटल स्किल, जिसको आप कह सकते हैं आईटी लिटरेसी, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपके जो शुरू की 2 क्लासेज हैं आईटी की ऑलरेडी हो चुकी हैं और आज तीसरी क्लास है। और ये जो वेबसाइट है इसको जरूर याद कर लीजिए, ये आपके बड़े काम आने वाली है, क्योंकि इससे रिलेटेड पीडीएफ अपडेट कर दिया गया है इस वेबसाइट पर। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, कहेंगे तो मैं बता भी दूंगा कैसे डाउनलोड करते हैं। ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करना क्यों जरूरी है? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं होता और एमसीक्यू के दौरान कोशिश की जाती है मैक्सिमम समझाने की, लेकिन फिर भी आप वो 100% नहीं आ पाता है। तो अगर आप 100% अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी उपलब्ध हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 31 है। इसके पहले 2 वीडियोज में 1 to 15 और 16 से जो है 30 2 क्लासेज ऑलरेडी कराई जा चुकी हैं। इसकी जो तीसरी क्लास है तो इसकी 2 क्लासेस यानी 8 नंबर और 9 नंबर क्लास जो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें हैं जो ऑलरेडी मैंने बता दी है और इधर की वीडियोज में यानी आज की क्लास में वो चीज दोबारा आने वाली है, तो बार बार उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। चलिए यहाँ पर देखिए, फाइंड द मिसिंग वर्ड इन द सीक्वेंस। कह रहे हैं कि यहाँ पर सीक्वेंस लिखा हुआ है आपके सामने, जैसे ए बी सी 3 सीक्वेंस लिखा हुआ है, तो इसमें मिसिंग वर्ड है, एक यहाँ पर ब्लैंक है, खाली जगह है, इसको आपको बताना है। तो ये कह रहे हैं क्लिक ऑन द होम टैब। जैसे एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, पावर पॉइंट है, तो जनरली आप देखोगे उनमें होम बटन होती है ना। जब भी आप किसी को ओपन करते हो, एमएस वर्ड ओपन करते हो, तो ऊपर की तरफ ढेर सारी बटन्स बनी होती है ना, जैसे फाइल है, होम है, फॉन्ट की साइज कम ज्यादा करने के लिए, बोल्ड करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए, उसके बाद स्टाइल होता है, प्रीव्यू होता है, लेआउट होता है, डिजाइन होता है, बहुत सारे ऑप्शंस ऊपर लिखे रहते हैं जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जनरली अगर मैं इस चीज को टाइप कर रहा हूं तो मुझे कौन सा लेटर छोटा रखना है, बड़ा रखना है, किसका कलर अलग रखना है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ ऊपर की तरफ होते हैं। इस टैब में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। उसी में एक ऑप्शन ऐसा भी होता है जो अगर हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, और मैं इधर साइड में आके बताने की कोशिश करता हूं, अगर हम पैराग्राफ लिख रहे हैं इस पर एमएस वर्ड में मान लेते हैं, तो एमएस वर्ड में हम इस तरह से हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाता है। एमएस वर्ड सबसे सिंपल सॉफ्टवेयर और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले, इसमें हम लोग क्या बायोडाटा है, रिज्यूमे है और ऐसी चीजें, लेटर्स हैं या नोट्स वगैरह बनाते हैं। तो व्हाइट पेज इस प्रकार का खुल गया हमारे कंप्यूटर में और हम टाइप कर रहे हैं। तो कई बार हम मैटर जो बीच में इस तरह से टाइप करते रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि एक ऐसी बटन हो जैसे ये लेटर सारा लेफ्ट में हो जाए, मतलब उसकी सारी लाइनें स्टार्टिंग कहां से हो, लेफ्ट से हो। कई बार हम सोचते हैं कि जो चीज हम टाइप कर रहे हैं वो सेंटर में रहे, बीच में रहे, और कई बार हम सोचते हैं जो मतलब जो कुछ भी टाइप किया वो मैटर राइट आ जाए, ठीक है, राइट साइड में हो जाए। तो इनके लिए भी ऊपर बटन बनी होती है जो जहां पर ये पैराग्राफ लिखा रहता है, ऐसे देखिए लिखा हुआ है और ये बटन्स है, ये लाइंस इस तरह से है, मैं ड्रॉ कर देता हूं और इस तरह से बॉक्स बना रहता है। उसके बाद फिर बीच में भी इस तरह से लाइंस है और उसके बाद ये वाली लाइंस है, ठीक है, और ये है। तो ये लाइन है, इन लाइन से हम क्या करते हैं, पैराग्राफ में ये ऑप्शन 4 लाइनें दे रखा है, इसको अगर हम इस पहली वाली पर क्लिक करते हैं तो सारा लेटर लेफ्ट हो जाता है। इसको हम करते हैं तो जो कुछ भी टाइप किया हुआ वो सेंटर में सेट हो जाता है, और अगर इस वाले को करते हैं तो सब कुछ राइट चला जाता है। और एक ये है तो ये टोटल कर देता है बराबर, लेफ्ट से राइट तक पूरा कवर करते हुए लेटर को, मतलब अपने आप उन लाइनों को सेट कर देता है। तो ये पैराग्राफ वाला ऑप्शन होता है जिसमें ये चीजें हमें मिलती हैं। और ये जो मेन्यू होता है ना, होम, ऊपर की तरफ जो ढेर सारे ऑप्शन होते हैं मैंने आपको बताया ना, उसी में ये भी चीज रहती है। तो यही पूछ रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि होम टैब पर हमने क्लिक किया, होम टैब पर क्लिक किया, उसके बाद हम एक ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हैं जिससे सेलेक्ट द लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी हम सोच रहे हैं या कर रहे हैं कि जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब लेफ्ट में अलाइन हो जाए, यानी सारी लाइनें बाएं से शुरू होकर दाहिने जाएं। जो कुछ भी हम टाइप किए सब
पहली शुरुआत लेफ्ट से और लेफ्ट से वो सारी लाइनें स्टार्ट हो तो उसको लेफ्ट अलाइनमेंट कहते हैं। तो ये किसमें हो रहा है, पैराग्राफ वाले में हो रहा है। तो इसलिए ये चीज यहां पर देखेंगे तो आपको सी वाला आंसर सही मिल रहा है कि जो लेफ्ट अलाइनमेंट वाला ऑप्शन होता है वो कौन से वाले ग्रुप में मिलता है, पैराग्राफ वाले ग्रुप में। पैराग्राफ में कई सारे ऑप्शन होते हैं, बुलेट होती है, नंबरिंग होती है, नंबरिंग नहीं होती, यहाँ सेलेक्ट कर देते हैं तो अपने आप लाइन 1 2 3 4 इस तरह से अपने आप नंबरिंग कर देता है। तो या फिर कई बार आपने देखा होगा कि इस तरह से एरो एरो बनती रहती है, तो ये बुलेट्स कहते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ मिलते हैं, पैराग्राफ वाले ग्रुप में मिलते हैं। तो यही पूछ रहा था यहाँ पर कि ये जो सेलेक्ट ग्रुप यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करेंगे हम, पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या है, ये आंसर हो जाएगा आंसर सी। तो कुछ ये कंप्यूटर क्या है, थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर आप ये टाइपिंग वाइपिंग किए होंगे, एमएस वर्ड वगैरह आपको पता होगा तो ये क्वेश्चंस आपको मतलब बहुत ही हल्का सा लगेगा। लेकिन जो कभी उसको यूज नहीं किया हो तो उसके लिए थोड़ा सा लगेगा कि यार ये क्या है, फिर उसको रटना पड़ेगा, उतना समझ नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कंप्यूटर सब लोग सीख लो, कहीं से भी सीखो। मैं तो आपको सिखा नहीं सकता क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो उसको प्रैक्टिकली आपको सीखना चाहिए। चलिए यहाँ पर ब्लैंक है, is an electronic document in form of grid and used for calculation। देखिए इसके पहले की क्लास में मैंने बताया था कि एमएस ऑफिस के पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स हैं, कौन कौन से हैं, एमएस वर्ड है, ठीक है, एमएस वर्ड है जिसमें हम लेटर्स वगैरह टाइप करते हैं। दूसरा एमएस एक्सेल है। एमएस एक्सेल को क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट भी कहते हैं। इसमें ढेर सारी लाइनें होती हैं। इसमें अगर हम ढेर सारा डेटा सुरक्षित रखना चाहते हैं, कैलकुलेशन करना चाहते हैं, सैलरी के रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, बच्चों के नंबर का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, ढेर सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए लंबी चौड़ी सीट होती है, इसमें लाइन्स बनी होती है। तो यही पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज मतलब ऐसी चीजें जो हार्ड कॉपी ना हो। अगर यहाँ पर पीडीएफ कोई सेव किए हुए हैं तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। हमने यहाँ पर अपना बायोडाटा कंप्यूटर में सेव किया हो वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। अगर हम प्रिंट आउट निकाल देते हैं तो हार्ड कॉपी हो जाता है, लेकिन जब तक वो कंप्यूटर सिस्टम मोबाइल के अंदर है तब तक वो इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। तो यही पूछ रहे हैं कि ग्रीड के रूप में एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज क्या है जो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको हम यहाँ पर देखिए एमएस एक्सेल होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कल ही कि एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट भी बोला जाता है, स्प्रेडशीट भी बोला जाता है। ठीक है, यहां पर आंसर बी सही हो जाएगा। स्प्रेडशीट में आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक उसमें फॉर्मूला सेट हो जाता है, जोड़ना घटाना गुणा करना भाग देना परसेंटेज निकालना, मैनुअली भी फॉर्मूला सेट हो जाता है। बहुत से फॉर्मूला उसमें ऑलरेडी प्री फीडेड रहते हैं, बस आपको सेलेक्ट करना रहता है। ठीक है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, स्क्रीनशॉट लिया हूँ शायद आपको दिखे। और एक्सेल से रिलेटेड काफी सवाल हैं तो थोड़ा सा समय मैं आपका यहाँ पर लूंगा जिससे एक्सेल आपको क्लियर बता सकूं। ग्रीड इसमें बोला था, इसके पहले वाले लाइन क्वेश्चन में आपने देखा होगा ग्रीड लिखा हुआ ना, डॉक्यूमेंट इन फॉर्म ऑफ ग्रीड मतलब लाइंस की बात कर रहा है। तो एमएस वर्ड खोलेंगे तो व्हाइट रहता है पेज, लेकिन इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें लाइनिंग है, लाइन है। ठीक है, शायद आपको दिख रही हो, ये लाइन्स है इस तरह से। ठीक है, और हर लाइन का अब मैं आपको बता दूं कुछ चीजें जो अभी आगे सवाल पूछा जाएगा। तो जब दो लाइन एक दूसरे को इस तरह से काट रही हैं और इनके बीच एक बॉक्स बन रहा है ना, इनके बीच जो ये बॉक्स बन रहा है इस बॉक्स को हम लोग सेल कहते हैं। ठीक है, और जो ऊपर से नीचे की लाइन है, एक तो आपकी ये हॉरिजॉन्टल हो गई, सॉरी वर्टिकल हो गई और ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गई। तो ये जो ऊपर से नीचे की तरफ है, ठीक है, यानी इस तरह से ये ऊपर से नीचे की तरफ ये जो लाइंस खींची हुई हैं, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं कॉलम, को कहते हैं कॉलम। और जो इधर से इस तरह से चल रहा है इसको हम कहते हैं रो। ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो कॉलम और ऐसे कहेंगे तो रो। तो अगर एक हमने यहां पर बताया कि दो जब एक बॉक्स तैयार हो जा रहा है, जब एक बॉक्स तैयार होता है, जब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को काटती हैं, बॉक्स तैयार करती हैं, तो एक इस बॉक्स को हम क्या कह रहे थे, इस बॉक्स को हम सेल कह रहे थे। तो हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है, जैसे हमारे घर का एक एड्रेस होता है उसी तरह से हर सेल का एड्रेस होता है। अगर हम बात करें कि इस सेल का क्या एड्रेस होगा या इसका क्या नाम होगा, तो हम देखेंगे ऊपर क्या है। यहाँ पर शायद आपको दिख ना रहा हो, मैं लिख देता हूं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, तो आर लिखा हुआ है। वह हालांकि ये ए से शुरू होता है, ए बी सी डी इस तरह से शुरू होता है, बट स्लाइड होके यहाँ पर आर हो गया, तो मैं आर ही लिख देता हूं। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये जो है ये क्या है, ये कॉलम के नाम है। ये पहला कॉलम है जिसका नाम है आर, हालांकि ए से शुरू होता है, लेकिन पीछे स्क्रीनशॉट लेने में ऐसा यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ए से शुरू होता है, फिर जेड तक जाता है, जेड खत्म हो जाता है तो फिर शुरू हो जाता है ए बी ए सी ए डी, इस तरह से फिर खत्म हो जाएगा जेड तक, तो फिर बी ए, इस तरह से फिर शुरू हो जाएगा। लंबा चलता है, लंबी सीट होती है काफी।
ठीक है, इसलिए इसको स्प्रेडशीट भी कहते हैं। स्प्रेडशीट मतलब फैली हुई सीट। तो ये जो ऊपर से आ रहे हैं इनका अलग अलग नाम है। इनका ये जो नाम है किनका नाम है, कॉलम का, ऊपर की तरफ है ना, तो इस कॉलम का नाम है आर, इसका एस, इस तरह से। तो इस सेल का हमें पता नाम पता करना होगा, तो इसका नाम के लिए हम देखेंगे सबसे पहले कॉलम। कॉलम क्या है, डब्ल्यू। और आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो नाम होता है ना, ये कैपिटल लेटर में होता है। किसमें होता है, कैपिटल लेटर में लिखा रहेगा। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि इसका क्या नाम है और स्मॉल में लिख दिया तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। कैपिटल लेटर में ये रहता है, जो ऊपर नंबरिंग रहती है ऊपर वाली। और जो ये साइड की नंबरिंग है ना, साइड में देखेंगे आपको शायद ना दिख रहा, मैं लिख देता हूं। पहला जो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से नंबरिंग है पूरी, ठीक है, लंबी सीट होती है। तो ये क्या है, जो ऐसे है, ये रो की नंबरिंग है। रो को 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह बताया जाता है, कॉलम को ABCD के रूप में दिखाया जाता है। तो अब इसका एड्रेस हम देखने के लिए कहां देखेंगे, किसके सामने पड़ रहा है, ये पड़ रहा है भाई W के सामने। और इधर से देखेंगे किसके सामने पड़ रहा है, इधर से हम देख रहे हैं तो 11 नंबर के सामने पड़ रहा है। ये आपको नहीं दिख रहा है, मैं बता दे रहा हूं, 11 नंबर इसके सामने लिखा हुआ है यहां पर। तो यानी इसका एड्रेस हो जाएगा W11। इस सेल का नाम क्या हो जाएगा, इस सेल का पता कह लीजिए, इस सेल का नाम। सेल क्या है, जो क्रॉस डब्बा बन रहा है, बॉक्स बन रहा है, सेल कहलाएगा। और इसको हम कहते हैं W11, ये इसका नाम हो गया। यानी जिस कॉलम में वो और जिस नंबर पर वो। अगर हम इधर देखें, मान लीजिए U वाले में देखते हैं, इसका पता करना चाहते हैं, तो यहां पर आ जाएंगे सीधे। क्या हो गया, ये U हो गया, तो पहला नाम शुरू होगा U से। और उसके बाद इधर क्या है, यहाँ पर 18 नंबर है, तो इसका नाम हो जाएगा U18, ठीक है। और इस सेल के अंदर फॉर्मूला सेट करने का भी तरीका होता है। अगर हम चाहते हैं कि ये Y में हम 1 लिख दें, Z में 2 लिख दें, और इसमें अपने आप जोड़ दें इन दोनों को, यहाँ पर 1 + 2 कितना, 3, अपने आप जोड़ दे, तो इस बॉक्स में हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला सेट कर देंगे। फॉर्मूला ये सेट करेंगे, फॉर्मूला लिखते समय लिखा जाता है = मतलब कोई भी फॉर्मूला इसके अंदर सेट करना हो तो सबसे पहला कदम होता है कि हम बराबर का चिन्ह लगाना पड़ता है, = फिर लिखेंगे कि ये क्या है, Y है, तो Y के कौन से कॉलम में है, 4 नंबर में है, तो हम लिखेंगे Y4+, ये किस में है, Z में है, Z4, इस तरह से लिखेंगे। और ये फॉर्मूला हम किस वाले बॉक्स में लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे जहां पर हम जोड़ना चाह रहे हैं, इस 3 नंबर वाले में, ठीक है। तो अब जब भी हम Y की वैल्यू जो भी बदलते रहेंगे, यहां पर अपने आप वैल्यू बदलता रहेगा और जोड़ के रिजल्ट देता रहेगा। ये फॉर्मूला हम कहां टाइप करेंगे, हम इस 3 नंबर बॉक्स में टाइप कर देंगे। अगर मैं शायद इसको लैपटॉप पर कर रहा होता तो आपको ये करके भी दिखा देता। फिलहाल के लिए आप इतना मान के चलिए कि इस तरह से फॉर्मूला सेट होता है, ठीक है, कि क्या जो किसको जोड़ना गुणा करना चाहते हैं तो वहां पर मल्टीप्लाई का आप सिंबल यूज करोगे। उसके बाद कुछ फॉर्मूला यहाँ पर भी ऑलरेडी रहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये ऊपर की तरफ है, आपको नहीं दिख रहा होगा बट मैं सब बता दे रहा हूँ। यहाँ ऊपर की तरफ एक इस तरह से बना हुआ ऑटो सम लिखा हुआ है, ऑटो सम। अगर यहाँ पर 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, 10 लिखा है, और हम चाहते हैं सब जोड़ के यहाँ पर अपने आप जोड़ दे, तो इनको सबको सेलेक्ट करेंगे और इस बॉक्स वाले में ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे, तो सबको जोड़ के यहाँ पर लिख देगा कितना आ रहा है, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले प्रीसेट भी होते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लगभग मैं आपको बता दिया हूँ। यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला का टैब भी बना हुआ है, यहाँ पर क्या है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, ठीक है, रिव्यू है, व्यू है, सारे ऑप्शन है, फॉन्ट लेटर कम ज्यादा करना, ये देखिए अभी मैंने बताया था लेफ्ट सेंटर राइट, ये सब सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो मोस्टली इसी प्रकार के आपके इसी से सवाल भी पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पर एक बार आप लोगों को बता दिया। और नीचे देखिए सीट लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है सीट 1। आप चाहो तो यहाँ प्लस बटन दबा के दूसरी सीट भी ले सकते हो, फिर प्लस कर दोगे तो तीसरी सीट भी ले सकते हो। मतलब एक साथ एक ही फाइल के अंदर कई सीट रख सकते हो। जब एक ही फाइल के अंदर कई सारी सीट आप ऐड कर दोगे, ऐसी एक ही एक्सेल खोले हो, यहाँ पर प्लस कर करके कई सारी सीट लगा दोगे, एक से ज्यादा सीट लगा दोगे, तो उसका नाम हो जाएगा वर्कबुक। क्या नाम हो जाएगा, वर्कबुक, ठीक है। बुक क्या होता है, कई सारे पेज लगे हों, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी कई सारे पेज हो जाए तो क्या हो जाएगा, उसको वर्कबुक बोला जाएगा। वैसे स्प्रेडशीट नाम था, अब वर्कबुक हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैंने इसको कोशिश की आपको समझाने की, अब इसको बंद करना भी तो सीखना पड़ेगा। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब शायद आपको क्वेश्चन आसानी हो जाएगी। Which among the following is not a component of MS Excel? कह रहे थे इसमें से ऐसा क्या है जो MS Excel के अंदर नहीं होता है। देखिए मैंने आपको दिखाया था MS Excel में कॉलम था ना, ऐसे ऊपर वाला A B C ये सब क्या था, कॉलम था। MS Excel में रो भी होती है इस तरह से, इधर वाले हिस्से को 1 2 3 4 ये जो होती है इनको रो कहा जाता है, इनको कॉलम कहा जाता है। फॉर्मूला बार भी था जिसमें फॉर्मूला हम सेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ये तीनों चीजें एक्सेल में थी, लेकिन ये पेंटिंग वाला ऑप्शन कोई नहीं होता है एक्सेल में, इसीलिए यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा। क्यों पूछ रहा है कि एक्सेल में क्या नहीं होता है, तो एक्सेल में ये तीनों होते हैं, पेंट बार नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है,
एक कंटेंट वन और मोर वर्कशीट, कह रहे हैं कि एक एक्सेल शीट है जिसमें नीचे शीट 1 है, शीट 2 है, कई सारी शीट है, तो उनको क्या बोला जाएगा? मैंने अभी आपको बताया था कि एक से ज्यादा जिसके अंदर शीट हो उसको वर्कबुक बोलेंगे। मैं जल्दी जल्दी इसलिए चल रहा हूं क्योंकि सारी चीजें मैं आपको अभी 2 मिनट पहले समझा चुका हूं। एक से ज्यादा शीट है तो उसको क्या बोलेंगे? वर्कबुक बोलेंगे। आंसर ए सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके सामने, Which among the following is a right cell address? कह रहे हैं सेल का सही पता क्या है। अभी मैं बता रहा था कि सेल का एड्रेस कैसे पता करते हैं। तो देखिए ये कोई पता नहीं है, हमने बताया था कि पहला अक्षर जो होगा क्या होगा? कैपिटल होगा और उसके बाद नंबर होगा A2 A21। तो इससे पता चलेगा कि ए वाले कॉलम में 21वें नंबर रो पर ये है। ये इसी प्रकार से इसमें देखिए ए स्मॉल में लिखा है इसलिए नहीं सही होगा, पहले नंबर नहीं होता है, पहले लेटर होता है, तो ये भी सही नहीं होगा। देखिए G16 दिखा रहा है कि ये जो सेल है जी वाले रो में, ABCD है ना, तो जी वाले रो में नीचे की तरफ से 16वें नंबर पर पाया जाएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा? ये बॉक्स जो है क्या बोला जाएगा? G16। ठीक है, तो यहां पर आंसर सी सही है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको, मैं ऑलरेडी बता दिया इसलिए थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। सेल एड्रेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैंक एंड ब्लैंक। कह रहे हैं कि जो सेल एड्रेस है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, पहला और दूसरा। दो चीजें क्या है मैंने आपको बताया था, पहले में कॉलम का नाम रहता है और दूसरे में रो का नंबर रहता है। कॉलम का नाम कैसे, फिर से मैं बता देता हूं इस तरह से। ठीक है, ये हो गया ए हो गया बी, ये हो गया सी, 1 2 3 4, ये रो हो गया। इधर वाले सब क्या कहलाएंगे? जो ऐसे ऐसे चल रहे हैं रो हो गए, और ऐसे ऐसे जो आ रहे हैं वो क्या हो गए? कॉलम हो गए। तो हमें इसका पता करना है कि इसका क्या नाम है, इसका पता करना है कि इसका क्या नाम है। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा बी, और इधर से किस नंबर पे है? 2 नंबर पे है, तो क्या हो जाएगा? B2। ठीक है, तो क्या होता है? ये कॉलम का इसमें नाम होता है, नाम क्या है? बी, और रो का क्या है? 2। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? आंसर डी सही हो जाएगा। कि जो कॉलम का एड्रेस होता है वो कैसे पता चलता है? पहला अक्षर जो होता है वो उसका नाम होता है कॉलम का, मतलब एक सेल होता है, सेल का पता कैसे चलता है कि सेल का जो पहला नाम है वो क्या होना चाहिए? कॉलम का नाम होना चाहिए, ABCD जिस वाले में भी है, और दूसरा क्या होना चाहिए? वो नंबर होना चाहिए, किस नंबर पे वो है, तीसरे चौथे पांचवें 10वें 20वें 50वें पे है ना। तो ये चीज हो गई। तो ये कॉम्बिनेशन ही बताता है हमारा क्या? एक सेल का पता। तो हमने सेल का पता बता दिया आपको, इस प्रकार से आंसर डी सही है। चलिए, विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन प्रिंट द एक्सेल शीट। देखिए प्रिंट करने का ऑलरेडी MS वर्ड में भी यही होता है और यहां पर भी यही होता है। अगर आप डायरेक्टली प्रिंट करना चाहते हैं कीबोर्ड से तो Ctrl+P आपको दबाना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट है वो क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। सिंपल Ctrl+P शॉर्टकट होता है प्रिंट आउट निकालने के लिए। ओके, चलिए, टू एंटर एनी फॉर्मूला इन एक्सेल शीट विच सिंबल इज यूज्ड। मैंने कहा था ना कि आपको जोड़ना है घटाना है तो फॉर्मूला सेट करना पड़ता है। सेल के अंदर, सेल क्या होता है? जो बॉक्स होता है, सेल के अंदर फॉर्मूला सेट करना होता है। कोई भी फॉर्मूला आप सेट करना चाहते हैं तो उसकी स्टार्टिंग किससे होती है? उसकी स्टार्टिंग होती है इज इक्वल टू A1 प्लस B2, या फिर इज इक्वल टू A3 इंटू C2। मतलब गुणा करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो हर फॉर्मूले की शुरुआत किससे होगी? इस सिंबल से हो जाएगी, इज इक्वल टू का। इस प्रकार से आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? आंसर डी सही हो जाएगा। कोई भी फॉर्मूला सेट करना चाहेंगे तो सबसे पहले उसमें लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू, उसके बाद फॉर्मूला आप सेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ब्लैंक है। फंक्शन अलाउ यूजर टू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन। कह रहे हैं इसमें ऐसा क्या है जो हमें जोड़ने के लिए, मतलब हम चाहें तो उसका इस्तेमाल करके एक्सेल शीट में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सम। मैंने आपको दिखाया था ना एक ऑटो सम का भी ऑप्शन था। तो सम जो होता है वो होता है एक्सेल शीट में अगर आप जोड़ना चाहते हैं 2-4 सेल को, ज्यादा कोई भी जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ने के लिए आपको, मतलब एडिशन करने के लिए आपको जो इस्तेमाल किया जाता है क्या होता है? सम वाला ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सबमिट एडिशन का कोई ऑप्शन नहीं होता है, सम का ऑप्शन होता है, SUM। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ऑप्शन अलाउ द यूजर टू चेक हाउ द वर्कशीट लुक व्हेन प्रिंटेड। कह रहे हैं कि अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले देखना चाहते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट को? एक्सेल शीट वाले।
एक्सेल सीट है हमारे पास, हमने उसे टाइप कर लिया। अब देखना चाहते हैं प्रिंट आउट से पहले वो कैसा दिखेगा, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जहां से आप उसको देख सकते हैं। तो कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसको चेक करना चाहते हैं कि मैं पेज पर प्रिंट आउट करने से पहले देख तो लूं कि पेज पर कहां लाइन आ रही है, लेफ्ट आ रही है, राइट आ रही है, एक ही पेज पर आ रही है, ज्यादा पेज पर हो जा रही है। मतलब क्योंकि अगर हमने प्रिंट कर दिया, पता चला हम एक पेज पर लाना चाहते हैं, वो 3 पेज पर हो गया, तो हमारा पेज और प्रिंट मतलब बेकार हो गया ना। तो उसको देख लें हम पहले ही कि कितने पेज पर आएगा या किस प्रकार से आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, राइट में आ रहा है, ऊपर से कुछ कट तो नहीं रहा। तो उसका सिंपल सा ऑप्शन होता है कि प्रिंट करने से पहले डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू ले लें आप। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। इसके जो क्वेश्चंस हैं आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मुझे याद आ गया, ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट ओपन कर लीजिए, नहीं पता है तो मैं भी बता दूंगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर में यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस 2023 क्वेश्चंस चैप्टर वाइज है। डिजिटल स्किल के क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरशिप के, कस्टमर सर्विस, कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश क्वेश्चंस, ये चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा ओल्ड टेस्ट वगैरह है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से टेस्ट रन करता है या ऑनलाइन परीक्षा कैसे होती है। तो ये सैंपल है, आप उनको कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ आपके यहाँ पर है, सिंपल है। ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट ओपन कीजिए, आईटीआई कोर्स वाले ऑप्शन पर जाइए। मोबाइल में आपको डायरेक्ट ऑप्शन नहीं आएगा, 3 लाइनें बनी होंगी। मोबाइल में खोलेंगे ना तो वेबसाइट में 3 लाइनें लेफ्ट या राइट साइड में आपको दिखेंगे, लेफ्ट साइड में 3 लाइन होगी छोटी सी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे मेन्यू दिखेंगे। आईटीआई कोर्स वाले पर आपको जाना है, आईटीआई कोर्स में जाएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर क्लिक करेंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको 2 दिखेगा, एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर और एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकंड ईयर भी दिखेगा। तो आपको जिसमें भी चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने फर्स्ट ईयर के यहाँ पर अपडेट किया था, ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेल, एमएस एक्सेल वर्कबुक की बात कर रहा है। बाय डिफॉल्ट आर सेव विथ एक्सटेंशन। देखिए इसके पहले क्लास हमने बताया था कि एक्सटेंशन क्या होता है कि हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो उसके आगे कंप्यूटर डॉट करके कुछ ना कुछ लिख देता है, अपने से ही लिख देता है। जैसे अगर मैं रमेश नाम से एक फाइल सेव कर रहा हूं तो उसके आगे रमेश डॉट जेपीजी लगा देगा अपने से ही। तो जेपीजी ये दिखाता है कि वो रमेश वाली जो फाइल है वो फोटो है, एक इमेज है। अगर डॉट डीओसी लगा देगा तो पता हमें चल जाएगा कि ये जो फाइल है एमएस वर्ड में, वर्ड यानी वर्ड वाली फाइल है, इसमें सेट की गई है। ठीक है, डॉट जेपीजी लगा देता है तो इससे पता चलता है कि ये भी फोटो है, एक इमेज है। इसी प्रकार से एक्सेल को जब सेव करते हैं तो अपने आप उसके आगे ये लिखा हुआ आ जाता है XXLX डॉट, ये अपने आप आ जाएगा। पहले ही आप रमेश लिखोगे, ये अपने आप कंप्यूटर उसके आगे लगा देता है। इससे ये पता चल जाता है कि जो फाइल है किस रूप में है, तो वो है एक्सेल के रूप में। अगर आप कोई फाइल पीडीएफ में सेव करते हैं तो उसके आगे डॉट पीडीएफ लगा हुआ अपने आप आ जाता है। आप नहीं लिखते हैं फिर भी डॉट पीडीएफ आ जाता है, तो यही एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका ये सही हो जाएगा कि एमएस एक्सेल के आगे क्या लिखा हुआ आ जाता है, तो XLSX। ठीक है, ये है आपका एक्सटेंशन। नेक्स्ट है टू कट एंड पेस्ट कंटेंट ऑफ अ सेल टू अनदर सेल। जैसे हमने यहां पर बताया था आपको, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है बट फास्ट करने के लिए तो करना पड़ता है ना, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ तो नहीं रहे हैं। तो अब मान लेते हैं ये सेल ABCD इस तरह से है और ए वाले का 1 2 3 4, ठीक है यार 5 भी ले लेते हैं। हम चाहते हैं कि A3 यानी 3A हो गया, A3 में कुछ लिखा हुआ है, लिखा है 13 और ये चला जाए इसमें, किसमें चला जाए, इस वाले बॉक्स में, किसमें C2 में चला जाए। इसका नाम क्या कहलाएगा, इसका नाम हो जाएगा C2। तो हम चाहते हैं कि ये डेटा यहां से हट के परमानेंटली C2 में चला जाए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। पहले हम क्या करेंगे, इस डेटा को कट करेंगे, फिर वहां ले जाके क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। कल मैंने बताया था परमानेंट रिमूव करने के लिए कट पेस्ट करते हैं, और हम चाहते हैं कि यहां भी रहे और यहां भी रहे तो उसके लिए कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहां ये पूछ रहा है कि एक सेल की सामग्री को दूसरे सेल में कट करने के लिए और पेस्ट करने के लिए, ठीक है, क्या किया जाए, कौन सा मतलब इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर दो का ऑप्शन दे रखा है ना। तो सबसे पहले हम कट के लिए देखेंगे, तो कट का मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि CTRL प्लस X एक साथ दबाएंगे तो कट हो जाएगा, और CTRL के साथ अगर हम V दबा देते हैं तो पेस्ट हो जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर X और V वाला कॉम्बिनेशन आपका सही है, CTRL X प्लस V। इसको हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, तो क्या होगा, यहां से कट हो जाएगा और यहां जहां ले जाके दबाएंगे वहां पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर क्या होगा आपका, बी सही हो जाएगा 42 का। चलिए आगे चलते हैं।
ब्लैंक है, यानी आपको बताना है इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए दुनिया भर में फैला हुआ सबसे बड़ा कंप्यूटर का नेटवर्क कौन है, वो है भैया इंटरनेट बाबा। इंटरनेट ऐसा है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हम लंदन अमेरिका से लेके चाइना और अरब तक की जो वहाँ की डिटेल है या वहाँ का कोई डेटा है, वहाँ से हम कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, वहाँ की चीज़ों को देख सकते हैं। ये सब किससे हो सकता है, ये इंटरनेट से ही होता है। और इंटरनेट कंप्यूटर की दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, नेटवर्क क्या होता है, जो एक दूसरे को जोड़े। तो यहाँ पर आपका आंसर इंटरनेट होगा। ठीक है, देशव्यापी मतलब पूरी दुनिया में फैली हुई टेक्नोलॉजी। तो इंटरनेट तो मुझे लग रहा है कहीं ऐसा तो होगा नहीं कोई दुनिया जाना हो। अ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट लैपटॉप टू इंटरनेट। कह रहे हैं एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम इंटरनेट को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर पाते हैं, अपने लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट कर पाते हैं। तो ऐसे में हमारी कौन हेल्प करता है, तो आजकल भाई सबसे ज्यादा क्या है, वाईफाई इस्तेमाल हो रहा है। वाईफाई के थ्रू हम लोग जो है अपने लैपटॉप को अपने लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट कर पाते हैं। सबसे ज्यादा किसको इस्तेमाल करना है, वाईफाई को। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनेट ब्राउजर। कह रहे हैं इसमें से, ये मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया आपको समझाने के लिए, इनमें से कौन सा ऐसा है जो इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। इंटरनेट ब्राउजर क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर या वो एप्लीकेशन जिसकी मदद से हम किसी वेबसाइट को ओपन कर पाते हैं। ठीक है, वो ब्राउजर कहलाता है। ठीक है, वेबसाइट को ओपन करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ब्राउजर कहलाता है। जैसे आपने फायरफॉक्स का नाम सुना होगा। फायरफॉक्स क्या है, एक इंटरनेट ब्राउजर है। गूगल क्रोम भी इंटरनेट ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट एज भी इंटरनेट ब्राउजर है। ओपेरा भी इंटरनेट ब्राउजर है। सफारी भी है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि हालांकि अब ये बंद हो गया, इसकी जगह आ गया है माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब इंटरनेट एक्सप्लोरर हैं। इनकी मदद से हम लोग वेबसाइट्स को ओपन कर पाते हैं मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में। लेकिन अब देखिए इनके अलावा यही पूछ रहा है कि इनमें एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। कौन नहीं है, देखिए क्रोम तो है, मोजिला भी ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, मैंने वहां पर आपको दिखा दिया। लेकिन ये जो डाटा चैनल है, डेटा चैनल है, ये कोई ब्राउजर नहीं है। इसलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। 46 से आगे का कंटिन्यू हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी और नॉलेज मिल रहा, पसंद आ रही हो। मतलब जो मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूं समझाने बताने की, बीच बीच में ऐसा ना लगे कि नहीं अगर आपने फीस नहीं दिया या पेड कोर्स नहीं ले पाए हैं तो ऐसा ना फील हो कि नहीं मैं तो पढ़ नहीं सकता। तो बस एक छोटी सी कोशिश है, पसंद आए तो लाइक शेयर तो आपको करना है। ये सब करें या ना करें, पढ़ना बहुत जरूरी है ना। पढ़ते रहिए और एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आप लोग जरूर लाएं। थैंक यू।